आइए पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रवाद क्या है और सबसे पहले इसका उदय कहाँ हुआ था, किसने इसे उग्र रूप दिया, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, और राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था, और इसमें आपको ये भी बताएंगे कैसे यह एक देश के लोगों को जोड़ने का कार्य करती है। तो आइए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रवाद क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनलिज्म। चलिए यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है, यानी उन लोगों को जोड़ने का कार्य करती है, जुड़ाव का काम करती है। ठीक है, अब देखिए आगे, अपने देश के प्रति वफादारी या सम्मान का भाव रखना ही क्या है, राष्ट्रवाद है, या फिर कह सकते हैं देशभक्ति है। ठीक है, अब देखिए इस भावना का जन्म, इस भावना यानी इस फीलिंग का जन्म यानी बीजारोपण सबसे पहले यूरोप महादेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूरोप महादेश में। यूरोप महादेश के किस देश में, तो था फ्रांस में। कहाँ, फ्रांस में। तो इस भावना का सबसे पहले जो बीजारोपण था वह यूरोप महादेश में हुआ और यूरोप महादेश के फ्रांस शहर में हुआ, फ्रांस देश में हुआ। ठीक है, आगे देखिए 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन के आक्रमणों ने इसे काफ़ी उन्नत और विकराल रूप बना दिया, इसे काफ़ी प्रसारित कर दिया और बहुत ही ये जो है बहुत ही बड़ा रूप कर दिया, ये आम जनता के बीच आ गई। ठीक है, अब देखिए आगे, पुनर्जागरण के काल में, पुनर्जागरण के काल में यूरोप के कुछ छोटे बड़े देशों में राष्ट्रवाद का भाव जागृत हुआ। इससे वे वर्षों की गुलामी से आज़ाद होने के लिए प्रयास करने लगे। ठीक है, लोगों के अंदर समझ आया और लोगों ने ये विचार किया कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक हम लोगों के ऊपर ये निरंकुश राजा, अत्याचारी जो राजा है वो हम पर राज करते रहेंगे, हम लोग को शोषण करते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ के जनता ने क्या किए, एक होने का विचार किया। यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, पोलैंड आदि कई देश आते हैं। ठीक है, यूरोप महादेश के अंतर्गत बहुत सारे देश आएंगे, लेकिन यहाँ हम लोग थोड़े देशों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग विशेष तौर पर इन देशों के बारे में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे इटली, जर्मनी आज़ाद हुआ, कैसे टूटा हुआ, बिखरा हुआ इटली और जर्मनी एक संपूर्ण देश के तौर पर पूरे दुनिया के सामने आया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग, नेपोलियन बोनापार्ट। अब देखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने जर्मनी एवं इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की। देखिएगा ये जो थे इटली और जर्मनी के जो प्रांत थे, छोटे बड़े राज्य थे, उसको एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया और ये पूरे दुनिया में प्रचारित कर दिया। इससे दोनों देशों के एकीकरण का मार्ग का हुआ आसान हो गया और वे दोनों अपने अपनी जगह पर क्या हो गए, संपूर्ण देश बनकर दुनिया के सामने आए। नेपोलियन बोनापार्ट को इटली के एकीकरण का जन्मदाता कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट को इटली के एकीकरण का क्या बोला जाता है, जन्मदाता बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने, किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। एक छोटा सा राज्य बनाए थे अपना, ये छोटा तो नहीं है। इन्होंने जर्मन राइन राइन राज्य बनाया था। याद रखिएगा, पूछेगा सवाल, जर्मन राइन राज्य का आविष्कार किसने किया, किसने बसाया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट का पतन 1814 में हो गया। नेपोलियन की वाटरलू पराजय, नेपोलियन की वाटरलू पराजय के बाद, वाटरलू पराजय के बाद मेटरनिख जो था, जो घोर प्रतिक्रियावादी शासक था और ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इसके बारे में हम लोग, इनके बारे में हम लोग आगे विशेष तौर पर चर्चा करने वाले हैं, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो नेपोलियन की वाटरलू पराजय के बाद मेटरनिख
यूरोप की राजनीति का सर्वे सर्वा बन गया। यानी मेन पावर सुपर पावर जो है कौन बन गया, वो मेटरनिख बन गया। जो भी यूरोप का भविष्य तय करता था वो कौन करने लगा, अब मेटरनिख करने लगा। ठीक है। नेपोलियन जो है वाटरलू युद्ध में क्या हो गया था, हार गया था इंग्लैंड के हाथों। ठीक ना। इसमें मित्र राष्ट्र के जो देश सब थे वो इंग्लैंड का सहयोग किया, जिसमें नेपोलियन की पराजय हो गई थी। देखिएगा आगे, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में फ्रांस के अजैंक्यो शहर में हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1769 फ्रांस के अजैंक्यो शहर में। इन्होंने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था तथा जारशाही को चुनौती दी थी। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट महान शासक थे और ये आगे फ्रांस के शासक भी बने थे। देखिएगा, इनका एक नेपोलियन सेकेंड जो है, नेपोलियन सेकेंड इनका पुत्र था, जो मात्र 21 वर्ष की आयु में क्या हो गया, स्वर्ग सिधार गया। तो सवा कन्फ्यूजन होता है मन में कि नेपोलियन से द्वितीय कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, नेपोलियन कौन था। तो नेपोलियन को ही नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं, लेकिन नेपोलियन सेकेंड जो था नेपोलियन का पुत्र था। ठीक है। आगे हम आपको बताएंगे मेटरनिख के बारे में, मेटरनिख युग क्या है, कैसे मेटरनिख ने यूरोप की राजनीति को बदल दिया, और ये कौन था, कौन था जो इटली और जर्मनी को आज़ाद नहीं होने दे रहा था, और किसने उसके बड़े छोटे प्रांतों को, हिस्सों को हड़प कर रखा हुआ था। कैसे इटली और जर्मनी पूरी दुनिया के सामने एक देश बनकर उभर कर आया। ये सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।